हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जीके विद नंदन शर्मा के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज है 15 अप्रैल 2024 और आज की इस क्लास के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उसके साथ स्टैटिक जो है वो आप देखेंगे, ताकि एक ही क्लास के अंदर मिक्सअप सा हो जाए और जिससे क्या है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। स्पीड से देखना, कम से कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका टाइम बचे और आप जो है बेहतरीन इस क्लास का फ़ायदा उठा पाएँ। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए ज़रा क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। सबसे पहले इसके बारे में जानिएगा कि फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो है क्या। तो मैं आपको बता दूं, ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो सर्विसेज ब्यूरो है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या काम करता है बेटा। जितने भी भारत में स्टेट ओन्ड बैंक है या पब्लिक सेक्टर बैंक है या जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, चाहे वो सिडबी है, चाहे वो नाबार्ड है, चाहे एनएचबी है, चाहे वो अगर आप बात करें एग्जिम बैंक है, किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, किसी भी प्रकार का बैंक है, और उनमें जो डायरेक्टर है, चेयरमैन है, उसको अपॉइंट करने का काम कौन करता है? फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो करता है। लेकिन क्या ये सदा से इसका नाम यही था? नहीं प्यारे बच्चों। 2022 तक 2022 तक इसका नाम क्या था? बैंक बोर्ड ब्यूरो था। ठीक है, बीबीबी। बीबीबी का मतलब क्या हुआ? बीबी का मतलब हुआ बैंक बोर्ड ब्यूरो, जो यहाँ की लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो का 2022 से पहले नाम क्या था? बैंक बोर्ड ब्यूरो था। और 2022 में भारत सरकार ने इसका नाम बदल के क्या किया, आपने बताना है, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो कर दिया। और किसके अंडर ये काम करता है? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज किसके अंडर काम करता है? आपने बताना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और एट प्रेजेंट भारत के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? तो श्रीमती निर्मला सीतारमन जी है। अच्छा, बात आती है, इन्होंने हाल ही में दो बड़े डिसीजन लिए हैं। दो बड़े डिसीजन कौन से? एक तो एनएचबी का और एक है सिडबी। ठीक है, एक एनएचबी और एक सिडबी। सबसे पहली बात, सिडबी बना था 1989 एक्ट के तहत। ठीक है, सिडबी एक्ट 1989 एक्ट के तहत 1990 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? लखनऊ के अंदर है। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ के अंदर है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। और अभी हाल ही में सिडबी जो है ना, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इस सिडबी का मेन काम क्या है? भारत में जो स्मॉल इंडस्ट्री है उसका विकास करना, एमएसएमई सेक्टर का विकास करना। ठीक है, और सिडबी का अभी चेयरमैन और एमडी, सीएमडी जो बनाया, मनोज मित्तल को इन्होंने अपॉइंट किया है। क्वेश्चन आएगा, हाल ही में सिडबी का सीएमडी किसको बनाया गया? मनोज मित्तल। किसके द्वारा? आपने बताना है, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो के द्वारा। और इसका पहले नाम क्या हुआ करता था? बैंक बोर्ड ब्यूरो हुआ करता था। कब नाम इसका चेंज हुआ? 2022 के अंदर चेंज हुआ। किसके अंडर काम करता है? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंडर काम करता है। और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज किसके अंडर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करता है। और आपने बताया सर इसका काम क्या है? तो इसका काम है, भारत में जितने भी स्टेट ओन्ड बैंक है, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसके अंदर जो डायरेक्टर है, उसके अंदर जो बड़े बड़े अधिकारी है, उनको अपॉइंट करना। ठीक है, और संजय शुक्ला को क्या किसका बनाया गया? एनएचबी। एनएचबी बना था कब बेटा? तो आपने बताना सर, एनएचबी बना था 1988 के अंदर। ठीक है, 1987 एक्ट के तहत 1988 में बना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। और इसका काम क्या है? इसका काम है भारत के अंदर जो हाउसिंग फाइनेंस है, ठीक है ना, जो गरीब लोगों को घर बना के दिया जाता है, हाउसिंग फाइनेंस का जो कार्य है वो कौन देखता है? एनएचबी देखता है। ये एक प्रकार के ना, मैं आपको बता दूं, डेवलपमेंट बैंक है। सिडबी, एनएचबी एक प्रकार के डेवलपमेंट बैंक है। इनका कार्य क्या है? इनका कार्य है, इनको एक सेक्टर दे दिया गया भारत सरकार के द्वारा, और इन्होंने क्या करना है? उस सेक्टर का विकास करना है। पब्लिक डीलिंग नहीं करनी इन्होंने। आप इनमें जाके खाता नहीं खुलवा सकते। ये क्या करेंगे? जैसे सिडबी है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका काम है भारत में जो लघु उद्योग है, स्मॉल इंडस्ट्री है, उसका विकास करना इसका मेन काम है। उम्मीद करता हूँ आपको मनोज मित्तल का पता चला होगा, संजय शुक्ला का पता चला होगा, है ना। और आपको ये पता चला होगा कि एफएसआईबी का फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। ठीक है, इसका पुराना नाम क्या था? बैंक बोर्ड ब्यूरो। ये बहुत अच्छे से करना आपने। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? आप सभी जानते हैं, दुनिया में एक संस्था है जिसका नाम है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल। इसकी स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 में। ठीक है ना, 1948 में। और 1950 से ये डिसाइड किया गया कि इसके स्थापना दिवस को हर साल किस रूप में मनाया जाएगा? वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आए, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है बेटा? 7 अप्रैल को। किसके द्वारा? WHO के द्वारा। और WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आपने बताना सर, जिनीवा। ठीक है,
इसका हेडक्वार्टर पूछेगा तो आपने बताना सर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिनेवा में है। और जिनेवा किस देश में है, तो जिनेवा आपने बताना सर स्विट्जरलैंड के अंदर है। जवाब आएगा 4 नंबर। रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड शिप जिसका नाम है समुद्र पहरेदार, ठीक है, एक शिप है इंडियन कोस्ट गार्ड की और उसका नाम है समुद्र पहरेदार, और इन्होंने एक ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है किसके साथ, वियतनामीज कोस्ट गार्ड के साथ, ऑन टैकलिंग मेराइन ऑयल पॉल्यूशन इन द हाई सीज। ठीक है, वेयर डिड द ट्रेनिंग टेक प्लेस। भारत की कोस्ट गार्ड जो है तटवर्तीय जो सुरक्षा करती है इंडियन कोस्ट गार्ड, इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा आपको। इन्होंने क्या किया, वियतनाम की जो कोस्ट गार्ड है उनके साथ एक प्रैक्टिस करी है, एक अभ्यास किया है। और अभ्यास किस बात को लेकर है, मेराइन ऑयल पॉल्यूशन को कम से कम करना। ठीक है, और आपने बता रहे ट्रेनिंग हुई कहाँ पर है, तो ये ट्रेनिंग हुई है बेटा वियतनाम के अंदर ही होगी डेफिनेटली, या इंडिया में होगी या वियतनाम में होगी। तो इसका जवाब आएगा हो ची मिन सिटी, और हो ची मिन सिटी कहाँ पर है, वियतनाम के अंदर है। अच्छा, सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं थोड़ा इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि इंडियन जो कोस्ट गार्ड है इसकी स्थापना कब हुई बेटा, तो आपने बताना सर 1 फरवरी 1977। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजे इसकी स्थापना अगर आप बात करें फरवरी 1977 को इसकी स्थापना हुई। और इसके लिए एक्ट कब आया, इंडियन कोस्ट गार्ड एक्ट कब आया, एक्ट आया 1978 के अंदर। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है बेटा, इंडियन कोस्ट गार्ड का न्यू दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है बेटा, न्यू दिल्ली के अंदर है। इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है, याद रखना, अगर आपको इंडियन कोस्ट गार्ड डे पूछ ले आपने बताना सर 1 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है, 1 फरवरी को मनाया जाता है। इंडियन कोस्ट गार्ड का काम क्या है, तो आपने एक बात बतानी सर, किसके अंडर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करता है। पहली बात, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करता है। 1 फरवरी 1977 को इसने काम करना शुरू किया, लेकिन इंडियन कोस्ट गार्ड एक्ट कब पास हुआ, तो आपने बताना सर 1978 में पास हुआ था, भारत की पार्लियामेंट के द्वारा इसको पास किया गया था। ठीक है, अच्छा इसका काम क्या है, इसका काम है बेटा जो अपने टेरिटोरियल वाटर है, अपना जो मतलब समुद्री एरिया है उसकी सुरक्षा करना इसका मेन कार्य है। ठीक है, तटवर्ती इलाकों की सुरक्षा करना इसका मेन कार्य है। और खासकर किस किस जोन के अंदर इन्होंने सुरक्षा करनी है, कॉन्टीजियस जो जोन होता है अपना, ठीक है ना, आपने बताना सर कॉन्टीजियस जो जोन होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, उसमें इनकी सुरक्षा करनी है। एक तो होता है ना एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, क्वेश्चन आता है समुद्र के अंदर कितने नॉटिकल माइल्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, आपने बताना सर 200 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, 200 नॉटिकल माइल्स बताना, ये बहुत बार एग्जाम में आता है कि बताइए सर अपना जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितने नॉटिकल माइल होता है समुद्र में, वो होता है 200 नॉटिकल माइल। और कॉन्टाजियस, अगर कॉन्टीजियस पूछे ना तो वो आपने कितना बताना है बेटा, 24 बताना है। ठीक है ना, अगर कॉन्टीजियस पूछे, कॉन्टीजियस इकोनॉमिक जोन, तो वो आपने बताना है 24 नॉटिकल माइल। और टेरिटोरियल पूछे आपको, टेरिटोरियल इकोनॉमिक जोन, वो 12 नॉटिकल माइल होता है। ठीक है, तीनों याद रखना। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 1 फरवरी 1977, एक्ट कौन सा 1978, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब बनाया जाता है, 1 फरवरी। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितने नॉटिकल माइल होता है, 200 नॉटिकल माइल होता है। और कॉन्टीजियस तो वो 24 नॉटिकल माइल होता है। और अगर बात करें टेरिटोरियल तो 12 नॉटिकल माइल होता है। और भारत की इंडियन कोस्ट गार्ड ने किसके साथ एक एक्सरसाइज कंडक्ट करी है ताकि अब मेराइन यानी समुद्री ऑयल पोल्यूशन जो है उसको टैकल किया जा सके, तो किसके साथ, वियतनामीज कोस्ट गार्ड के साथ। और किस शिप ने भाग लिया है, समुद्र पहरेदार ने भाग लिया। कहाँ पर, हो ची मिन सिटी कहाँ पर है, वियतनाम। ठीक है ना, देश का नाम क्या है आपने, वियतनाम। अब कैपिटल और करेंसी बता देना वियतनाम की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। व्हाट इज द नेम ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक प्रकार का आपको पता है ह्यूमन ही होता है, लेकिन रोबोट को कह सकते हैं, लेकिन वो ह्यूमन की तरह काम करता है। बेस्ड डिजिटल हेल्थ इनेबलर अनवेल्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च किया है ताकि इंसान की हेल्थ को जो है मॉनिटर किया जा सके और उसको हेल्थ के रिगार्डिंग क्या दिया जा सके, सुझाव दिया जा सके। अब आपने ये बताना है सर, बताइए कि WHO ने उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लॉन्च किया, उसका नाम क्या है। ठीक है ना, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है बेटा सारा, SARAH। और इसकी फुल फॉर्म देखें ना, स्मार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं फिर बता रहा हूँ, दोबारा से ध्यान से सुनना। एस का मतलब हुआ स्मार्ट, ए का मतलब हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर का मतलब हुआ रिसोर्स, ए का मतलब हुआ असिस्टेंट फॉर हेल्थ। ठीक है, तो लिखेंगे इसका क्या बेटा, स्मार्ट, लिखेंगे स्मार्ट
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसोर्सेस लिखेंगे, अ स्मार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ, ठीक है, रिसोर्स असिस्टेंट असिस्टेंट फॉर हेल्थ, ठीक है। अ स्मार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ लॉन्च किया किसने बेटा? डब्ल्यूएचओ ने लॉन्च किया। क्या है ये? आपने बताना, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और ये 24/7 काम करेगा, ठीक है ना। ये वीडियो और टेक्स्ट से 8 लैंग्वेज में आपको बताएगा, 8 भाषाओं में आपको बताएगा, ठीक है ना। और ये आपको टिप देगा कि कैसे डिस्ट्रेस से दूर रहना है, ईट राइट कैसे करना है, क्विट तंबाकू कैसे करना है, ई सिगरेट से कैसे आपने छुटकारा पाना है, ठीक है ना, और सेफ कैसे रहना है सड़क के ऊपर, और आपको आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग सारी की सारी सूचना ये देगा ऑनलाइन, ठीक है। 8 लैंग्वेज में काम करेगा। क्वेश्चन आ गया कि बताइए सर सारा कितनी लैंग्वेज में काम करेगा? 8 लैंग्वेज में। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? डब्ल्यूएचओ के द्वारा। क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है ना। और डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 में। कौन सा डे मनाया जाता है 7 अप्रैल को? वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। और जवाब इसका क्या आएगा बेटा? 2 नंबर आएगा, ठीक है। आइए आगे। वेयर इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लानिंग टू डेवलप इट्स फर्स्ट कमर्शियल स्ट्रेटजिक क्रूड ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी? वाह क्या बात है, ठीक है ना। भारत में पहली बार कमर्शियल लेवल पर क्या किया जा रहा है? क्रूड ऑयल को स्टोर करने की एक फैसिलिटी की जा रही है। क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल, ठीक है, उसको स्टोर किया जाएगा। और ये एक प्रकार से इसकी बिड भी लॉन्च कर दी गई है। कौन सी कंपनी इसकी बिड लेती है वो आगे देखने को होगा। तो क्वेश्चन आएगा, बताइए सर भारत में पहली बार कमर्शियल स्ट्रेटजिक क्रूड ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी जो है वो कहाँ पर लॉन्च की गई है? तो आपने बताना सर, इसका जवाब आएगा पाडूर। और पाडूर कहाँ पर है? कर्नाटका। और यहाँ पर क्या किया जाएगा? कच्चा तेल है ना, उसको स्टोर करने का यहाँ पर प्रयास किया जाएगा। और कहाँ पर? पाडूर। पाडूर कहाँ पर है? कर्नाटका। और आपने बताना सर क्रूड ऑयल को लेकर जो एक रेवोल्यूशन है उसका नाम क्या है? ब्लैक रेवोल्यूशन, ठीक है ना। ब्लैक काली क्रांति या ब्लैक रेवोल्यूशन। क्वेश्चन आएगा ब्लैक रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो आपने बताना सर इसका संबंध है आपके पेट्रोलियम से, ठीक है। और क्रूड ऑयल को पहली बार कमर्शियल लेवल पर स्टोर करने का फैसिलिटी का लॉन्च किया जाएगा। आपने बताना है पाडूर। पाडूर कहाँ पर है? कर्नाटका। अब कर्नाटका की कैपिटल, और कैपिटल किस नदी के किनारे है ये आपने ऑप्शन में डालना है, ठीक है। आइए आगे। हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू सर्व ऑन द ज्यूरी? वाह क्या बात है, ठीक है ना। मतलब भारतीय महिलाएं बड़ी कमाल कर रही है ना, दुनिया पटल पे अपना नाम कर रही है। तो हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू सर्व ऑन द ज्यूरी फॉर द पेरिस ओलंपिक? पेरिस ओलंपिक में जो एक ज्यूरी यानी जो जजेस का पैनल है उसमें एक भारतीय महिला को शामिल किया गया है, ठीक है। और उस भारतीय महिला का नाम क्या है? बिल्किस मीर बेटा, कश्मीर से बिलोंग करती है और इनका नाम क्या है? बिल्किस मीर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आएगा, पेरिस ओलंपिक होगा कब? 2024 में होने जा रहा है, ठीक है ना। 2024 में होने जा रहा है। कहाँ पर? पेरिस में। पेरिस किस नदी के किनारे? सीन नदी के किनारे है। पेरिस में जाते बोलते हैं ना वाह क्या सीन है, तो सीन नदी के किनारे है ये आपका पेरिस। और किस देश की राजधानी है? तो देश है फ्रांस। और यहाँ के राष्ट्रपति भारत में 26 जनवरी को चीफ गेस्ट बन के आए थे। क्या नाम था? इमैनुअल मैक्रोन। और यहाँ की मतलब यहाँ पर एक भारतीय महिला क्या कर रही है? पेरिस ओलंपिक के अंदर ज्यूरी का जो पैनल है उसमें सर्व करेगी। नाम है इसका बिल्किस मीर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम के अंदर। अच्छा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन? आपको पता ना भारत सरकार के अंदर, आप सभी जानते हैं भारत सरकार में जो मतलब अपना अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना भारतीय संविधान है, संविधान के अकॉर्डिंग आर्टिकल 280 है। और आर्टिकल 280 में किसका जिक्र है? फाइनेंस कमीशन का, ठीक है। और फाइनेंस जो कमीशन है ना, मेरी बात ध्यान से सुनना, इसका काम क्या है? सेंट्रल सरकार जो पैसा इकट्ठा करती है टैक्स के रूप में, डायरेक्ट टैक्स जो लिया जाता है, इनकम टैक्स लिया जाता है, या जितने भी डायरेक्ट टैक्स लिए जाते हैं ना, उस टैक्स का बंटवारा किस रेशो में सेंटर और स्टेट के बीच में हो। क्योंकि मान लो आज इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स तो पंजाब का पर्सन भी दे रहा है, राजस्थान का भी दे रहा है और हरियाणा का पर्सन भी दे रहा है। और इकट्ठा कौन कर रहा है? तो सीबीडीटी। सीबीडीटी का मतलब क्या हुआ? सीबीडीटी का मतलब हुआ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अच्छा, इकट्ठा सेंट्रल गवर्नमेंट कर लेगी, राज्य सरकार को देगी नहीं तो काम कैसे चलेगा? इसलिए सीबीडीटी द्वारा इकट्ठे किए गए डायरेक्ट टैक्स का बंटवारा किस रेशो में स्टेट और सेंटर के बीच में हो, इसके लिए काम कौन कर, इसकी रिकमेंडेशन कौन देता है? फाइनेंस कमीशन देता है। और फाइनेंस कमीशन का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। अभी कौन सा चल रहा है बेटा? 15वां चल रहा है। 15वें का टाइम पीरियड 2000, अगर आप बात करें 21 से लागू हुआ था, 2026 तक चलेगा। और 2026 के बाद 2026 में नेक्स्ट, वैसे तो 2020 से लेकर 25 तक इसका टाइम पीरियड है,
लेकिन 2026 में नेक्स्ट फाइनेंस कमीशन अपनी रिकमेंडेशन लागू करेगा और फाइनेंस कमीशन में टोटल 5 लोग होते हैं और जो अभी 16th फाइनेंस कमीशन बना है इसकी रिकमेंडेशन लागू होगी 2026 से, ठीक है, 2026-25 के बाद लागू होगी। और इसके चेयरमैन का नाम क्या है? अरविंद पंगाड़िया, सुब्रमण्यम नहीं है, अरविंद पंगाड़िया है, ठीक है, अरविंद पंगाड़िया होना चाहिए था, अरविंद पंगाड़िया, ठीक है, नीति आयोग में भी रह चुके हैं ये। तो क्वेश्चन आएगा, बताइए सर, 16वें जो फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन किसको बनाया गया है? तो अरविंद पंगारिया को बनाया गया है। और अभी मनोज पांडा को क्या बनाया गया है? इनको मेंबर बनाया गया है, ठीक है, मनोज पांडा को मेंबर बनाया गया है और अरविंद पंगारिया को चेयरमैन बनाया गया 16 फाइनेंस कमीशन का। और अपॉइंट कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनका काम क्या है? सेंट्रल स्टेट के बीच में जो टैक्स का इकट्ठा होता है ना, उसका बंटवारा करना इसका मेन काम है। तो जवाब इसका क्या आएगा? अरविंद पंगारिया। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड होम्योपैथी डे हर साल कब मनाया जाता है? तो प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं, होम्योपैथी मेडिसिन की एक टेक्निक है और होम्योपैथी जो टेक्निक है किस देश की है? जर्मनी की है। जर्मनी में सैमुअल हाहनेमैन नाम के मतलब डॉक्टर थे, सैमुअल हाहनेमैन, हाहनेमैन, और इनके द्वारा इसको इन्वेंट किया गया था होम्योपैथी टेक्निक को। और इनका जन्मदिन होता है हर साल 10 अप्रैल को। और इसी वजह से 10 अप्रैल को कौन सा डे मनाते हैं? आपने बताना सर। वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है हर साल 10 अप्रैल को। जवाब आएगा 10 अप्रैल। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट हर साल मनाया जाता है 12 अप्रैल। आपको मैं बता दूं 12 अप्रैल 1961 को, ठीक है, पहली बार एक इंसान स्पेस में गया था। 12 अप्रैल 1961 को पहली बार एक इंसान स्पेस में गया था। और इसी वजह से क्या डे मनाया जाता है कि पूरी इंटरनेशनल होता है, पूरी दुनिया में एक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंसान, ह्यूमन का मतलब इंसान, स्पेस का मतलब अंतरिक्ष, और किस पे गया था? फ्लाइट पे गया था, ठीक है ना। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट हर साल 12 अप्रैल को क्यों मनाते हैं? क्योंकि पहली बार एक इंसान स्पेस में गया था 12 अप्रैल 1961 को। कहाँ का था? यूएसएसआर का था। क्या नाम था इसका? इसका नाम था बेटा यूरी गैगरिन। बच्चा नील आर्मस्ट्रॉन्ग को प्रेफर करता नहीं प्यारे बच्चों। इसका जवाब आएगा यूरी गैगरिन। और जवाब इसका क्या आएगा बेटा? 5 नंबर आएगा। वायानंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साथ में स्टैटिक भी चलता रहे तो बहुत बढ़िया है। प्यारे बच्चों, मैं एक विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि अगर मतलब नौकरी लगना है ना, तो एक प्रयास अच्छे करने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। प्रयास के साथ साथ आपकी खुद की मेहनत बड़ी मतलब मैटर करेगी कि क्या टाइम टेबल से आप पढ़ रहे हो, क्या टाइम टेबल आपका, और कितनी देर रूटीन के अंदर आप कंसिस्टेंसी के साथ एक बहुत बढ़िया मतलब तरीके से आप पढ़ रहे हो, तब जाके नौकरियां मिलती है, ठीक है। मुश्किल कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, और इतना आसान भी नहीं है। तो दोनों ही चीज़ें हैं। आसान इसलिए नहीं है कि आप पढ़ेंगे नहीं तो आसान नहीं है, और मुश्किल इसलिए नहीं है कि अगर लगातार पढ़ते रहोगे और बिल्कुल एक इरादों के साथ पढ़ते रहोगे तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत नौकरी लगने से नहीं रोक सकती। तो वायनंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? तो आपने बताना सर केरला के अंदर है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। वायनंद से ही चुनाव लड़ते हैं माननीय राहुल गांधी जी। चलिए, ये कुछ नेशनल पार्क आपके केरला के अंदर, साइलेंट वैली है, ठीक है ना, पेरियार है, मैथिकेटन है, अनाईमुड़ी है, एरविकुलम है। वैसे तो बहुत सारी ट्रिक्स आप करते हो कि अनाईमुड़ी है, एरविकुलम है, मैथिकेटन है, पेरियार है, साइलेंट वैली है। ये सारी के सारी नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो आपने बताना सर ये है आपके केरला के अंदर। और अनाईमुड़ी जो है ना, अन्नामुड़ी, अन्नामुड़ी जो है नेशनल पार्क के साथ साथ ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। क्वेश्चन कभी भी आए, साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या? अन्नामुड़ी। किस पहाड़ का हिस्सा? अन्नामलाई का हिस्सा है, ठीक है ना। और पेरियार जो है ना, इस रिवर पे, पेरियार एक रिवर का नाम है, और पेरियार पे एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है मुल्ला पेरियार। क्वेश्चन कभी भी आए मुल्ला पेरियार डैम कहाँ पे? केरला में है। क्वेश्चन ये आए कि मुल्ला पेरियार डैम को ऑपरेट एंड मैनेज कौन करता है? तमिलनाडु करता है। देखो, बना तो ये हुआ है केरला के अंदर, ऑपरेट एंड मैनेज कौन करता है? तो ये इसका काम करता है बेटा तमिलनाडु। इसका सारा जो बिजली बनता है उसका उपभोग कौन करता है? तमिलनाडु करता है। तो जवाब इसका क्या आएगा? देखो, साइलेंट वैली है, पेरियार है, मैथिकेटन है, अनाईमुड़ी है ना, और एरविकुलम है। सारे के सारे नेशनल पार्क आपने कहाँ बताना है? केरला में। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा इनको। जगजीत पावड़िया हैज बीन इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। देखो, जगजीत पावड़िया भारतीय है और इनको इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का क्या बनाया गया है? इनको बनाया गया है मेंबर, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ठीक है, क्वेश्चन आया आपको, इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल जो बोर्ड है, इंटरनेशनल नारकोटिक्स जो कंट्रोल बोर्ड है, इसका आपने बताना सर हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो सबसे पहली बात,
ये बना था 1968 के अंदर, ठीक है, सभी जानते हैं। ये बना था कब बेटा? 1968 के अंदर। और इसका कहाँ पर है हेडक्वार्टर? वियना इंटरनेशनल सेंटर के अंदर है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर पूछिए। इसका मतलब क्या काम किया कि अंतर्राष्ट्रीय जो दवा जो नियंत्रण कानून बनाता है ये, ठीक है, यानी इंटरनेशनल लेवल पर क्या है, तो ये जो मतलब ड्रग्स है उनको कंट्रोल, उनके लिए काम करता है ये। और अगर क्वेश्चन आए कि बताइए सर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है वियना के अंदर, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वियना। और वियना कहाँ की राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। वियना पूछे ना राजधानी कहाँ की है? ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है। करेंसी का नाम आपने यूरो बताना है, ठीक है। और इसका नाम क्या है? इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड। और इसके मेंबर एक भारतीय को बनाया गया, नाम क्या? जगजीत पावड़िया है। आगे बढ़ते हैं। सारहुल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? क्या बात है, ठीक है। अब आपको सारहुल फेस्टिवल का जिक्र आ सकता है कि सर बताइए सारहुल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो आपने बताना सर ये बहुत अच्छा फेस्टिवल है ठीक है, बहुत अच्छा फेस्टिवल है। कहाँ मनाया जाता है? झारखंड के अंदर मनाया जाए, स्प्रिंग फेस्टिवल है ये, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं, जब मतलब ये फेस्टिवल आता है ना, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, एक सरना ट्री है, सरना, और सरना ट्री के आसपास इकट्ठे होते हैं, ठीक है ना। और ये क्या करते हैं, वहाँ पर पूजा पाठ करते हैं और सारहुल जो है मतलब नागपुरी नेम है फेस्टिवल का, ठीक है। सार और हुल, सार और सराई जो है ना, ये साल ट्री, जो साल वृक्ष होता है ना, देखो सारहुल का मतलब जो नागपुरी नेम है ये सारहुल। और सारहुल में सार और या सराई, इसका मतलब होता है साल ट्री ठीक है, साल ट्री। और हुल का मतलब होता है कलेक्टिवली, ठीक है, इसको ग्रोव भी कहते हैं। और ये क्या करता है बेटा, भी नेचर जो है ना साल के थ्रू चलता है। जैसे मान लो पहले पत्ते झड़ जाते हैं, उसके बाद में बहुत ज़्यादा जैसे हरा आता ना, ये एक रेवोल्यूशन का सिंबल है, बिल्कुल हरा हो जाता है ट्री, तो ये रेवोल्यूशन का सिंबल है, ठीक है। और नए साल को बिगिन करने का सिंबल है। तो क्वेश्चन आए कि बताइए सर कि बताइए सर कि ये जो मतलब किस ट्री को इसमें किया जाता है, पूजा जाता है, सरना या साल ट्री को पूजा जाता है, और कहाँ पर मनाया जाता है? झारखंड के अंदर इसको सारहुल को मनाया जाता है नए साल के शुरू होने के उपलक्ष्य में। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है। दुनिया का पहला सैटेलाइट, दुनिया का पहला सैटेलाइट, इंडिया का पहला तो आर्यभट्ट था, दुनिया का पहला सैटेलाइट जो था स्पेस में गया था, कब गया था? 1957 में। क्या नाम था? स्पुतनिक 1। और किसके द्वारा भेजा गया? यूएसएसआर यानी रशिया के द्वारा इसको भेजा गया था, ठीक है। अच्छा, यूएसएसआर के द्वारा ही 1961 में पहला स्पेसक्राफ्ट भेजा गया, 12 अप्रैल 1961 को। नाम क्या था? वोस्टोक 1। कौन गया था इसमें? यूरी गैगरिन। इसलिए कौन सा डे मनाते हैं? डे मनाया जाता है इंटरनेशनल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे। उसके बाद में 1963 के अंदर दुनिया के में पहली महिला जो स्पेस में गई थी, उसका नाम था, यूएसएसआर ने भेजा था। देखो यूएसएसआर बहुत बड़ी संस्था थी, और इसका नाम था, किस स्पेसक्राफ्ट में गई थी? वोस्टोक 6 में। और इसका नाम क्या था? वैलेंटाइना। इसका नाम क्या था बेटा? देखो वैलेंटाइन तो याद रहेगा, वैलेंटाइना तेरेस्कोवा, ठीक है ना, वैलेंटाइना तेरेस्कोवा इसका नाम था। और ये यूएसएसआर ने भेजी थी। और किस देश की महिला थी बेटा? यूएसएसआर। उसके बाद में पहली बार अपोलो 11 मिशन गया, जिसमें चांद पे पहली बार जिसने पहला कदम रखा वो था नील आर्मस्ट्रांग। और कब की बात है बेटा? 20 जुलाई 1969 की बात है, ठीक है। चारों क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रहे होंगे। अब आपने बताना सर पहला प्राइवेट बैंक जिसने लक्षद्वीप की राजधानी के अंदर अपनी ब्रांच ओपन करी है, या लक्षद्वीप के अंदर अपनी ब्रांच ओपन करी है, पहला प्राइवेट बैंक या पहला निजी सेक्टर का बैंक, तो इसका जवाब आएगा एचडीएफसी, ठीक है। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन बैंक है ये, एचडीएफसी बैंक है, भारत का सबसे बड़ा, अगर आप बात करें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। इसका हेडक्वार्टर पूछे तो आपने मुंबई में बताना है। जवाब इसका क्या आएगा? 2 नंबर आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बता पाओगे आप। तो भारत का पहला प्राइवेट बैंक जिसने ओपन करी है ब्रांच कहाँ पर? लक्षद्वीप के अंदर, और इसका नाम है एचडीएफसी बैंक। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई। वैसे तो चारों का हेडक्वार्टर मुंबई में है। एक्सिस का हेडक्वार्टर मुंबई में, यस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है, आईसीआईसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में। जवाब इसका आएगा 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट? सबसे पहली बात, हर डे का एक थीम होता है, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 2024 कब मनाया गया? 12 अप्रैल को मनाया गया। और इसका थीम क्या है? थीम है एनकरेज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, ठीक है ना, कि जो एक जिज्ञासा है, जो एक वैज्ञानिक जिज्ञासा है वो अपने अंदर जगाइए, एनकरेज कीजिए उसको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वैज्ञानिक सेक्टर में क्या हो? आविष्कार हो, और उससे अपना देश आगे बढ़े। तो आपने क्या बताना है? एनकरेज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। और इसका जवाब आएगा 1 नंबर। ऑप्शन इसमें कमेंट बॉक्स में लिख देना बच्चों, ताकि थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस हो पाए। आगे बढ़ते हैं। इन अप्रैल एज पर रिपोर्ट
अप्रैल के अंदर यूनाइटेड किंगडम ने अपॉइंट किया है पहली महिला ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया। आज तक भारत के लिए जितने राजदूत बने हैं, जितने एम्बेसडर बने हैं या हाई कमिश्नर बने हैं इंग्लैंड की तरफ से, कोई महिला नहीं थी। पहली बार एक महिला को क्या किया गया है, ब्रिटिश हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया इंडिया के लिए। हाई कमिश्नर होता है रिप्रेजेंटेटिव, जो भारत में इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करेगा। और इस महिला का नाम क्या है, लिंडी कैमरून, ठीक है ना। इसका नाम है लिंडी कैमरून। उनके नाम ऐसे ही होते हैं, पिंडी, लिंडी, भिंडी, है ना। तो आपने बताना सर लिंडी कैमरून इनके नाम है। और जवाब इसका क्या आएगा बेटा, जवाब आएगा, अपने भारत में तो नाम होता है ना श्रीमती, मिसिज ऐसे लगाते हैं साथ में, है ना, मिस लगाते हैं। इधर सीधा लिंडी कैमरून, पिंडी पता ही नहीं चलता मिस लगाएंगे मिसिज लगाए। तो जवाब इसका आएगा बेटा 4 नंबर लिंडी कैमरून। और ये क्या बनी है, लिंडी क्या बनी है, पहली हाई कमिश्नर बनी है इंडिया के लिए। किस देश की तरफ से, यूके की तरफ से, ठीक है। आ गया वो, इंडिया हैज साइंड अ प्रोटोकॉल टू अमेंड द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। वाह वाह, क्या बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। डबल टैक्सेशन, डबल टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या है, भारत सरकार ने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट किया है किस देश के साथ, देश का नाम है मॉरिशियस, ठीक है। और कैपिटल का नाम है पोर्ट लुइस, कैपिटल का नाम है पोर्ट लुइस, करेंसी का नाम है रूपी, ठीक है। एक मैं बात और बता दूं, रूपी कुछ देशों की करेंसी है, सबको पता है, लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली पता है क्या बात है ध्यान रखने वाली ये बात है, अब जैसे इंडिया है, इंडिया की करेंसी का नाम है रूपी या रुपया चलता है, रूपी चलता है, रूपी सही है, ठीक है। पाकिस्तान में भी क्या चलता है, रूपी चलता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप बात करें नेपाल में भी क्या चलता है, रूपी चलता है, ठीक है। उसके बाद में अगर आप बात करें नेपाल के बाद में मॉरिशियस, मॉरिशियस यहाँ पर भी क्या चलता है, रूपी चलता है। उसके अलावा सेशेल्स में क्या चलता है, सेशेल्स में रूपी चलता है। लेकिन दो चीज़ों का ध्यान रखने वाली बात है, इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया। कई बार ट्रिक्स वाले क्या करवा देते हैं, इंडोनेशिया मतलब सबके भी रूपी चलता है। ये एग्जाम में एक बार क्या हुआ था, इंडोनेशिया की करेंसी पूछी थी और यहाँ पूछ लिया, ऑप्शन में क्या दे दिया, रूपी दे दिया रूपी दे दिया ऑप्शन में रुपया दे दिया, RUPIAH, और ऑप्शन में रुपया दे दिया, रुपया, ठीक है। अब बच्चा रूपी लगाएगा, रुपया लगाएगा, रुपया लगाएगा, क्योंकि ट्रिक्स वालों ने तो क्या करवा दिया, उन्होंने तो रूपी करवा दिया। लेकिन जो इंडोनेशिया है यहाँ चलता है रुपया, RUPIAH, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में जो आपका है मालदीव, मालदीव, मालदीव में चलता है रुपया, RUFIYAA, ठीक है, रुपया। तो ये देखो वैसे वहाँ की यूनिट का नाम है, ठीक है। लेकिन कई बार एग्जामिनर आजकल क्या डीप चलता है, आप सभी जानते हैं, पेपर्स का लेवल देख रहे हो आप, और पेपर्स का लेवल देख रहे हो तो आपको ऐसे क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे, इतना डीप लेवल, क्या बात है। तो आज के टाइम में बच्चों को ये चाहिए कि जितना उसके डीप से डीप पढ़े, किसी एक चीज़ पर आधारित ना रहे। तो मेरा मकसद ये रहता है कि मैं हर चीज़ को रिसर्च करके पढ़ाऊँ, ठीक है ना। लंबे टाइम से देख पा रहा था कि मतलब वीडियो नहीं पोस्ट कर पा रहा था, और अब ये लगा कि बच्चे बेचारे बड़े परेशान रहते हैं, बच्चे बार बार मेरे को मैसेज करते हैं, सर प्लीज़ क्लास शुरू करो। तो ये छोटा सा मेरा प्रयास है। तो इसका जवाब क्या आएगा बेटा, मॉरिशियस आएगा। प्रोटोकॉल किस बात को लेकर है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, रिन्यूएबल आपको पता है जैसे सोलर पार्क है, ठीक है ना, विंड पावर है। तो रिन्यूएबल पावर ऐसी एनर्जी जो मतलब क्या हो, ग्रीन एनर्जी को ही रिन्यूएबल एनर्जी कहा जाता है। और ये अडानी ग्रुप ने बनाया, कहाँ पर बनाया, गुजरात में बनाया है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ गया दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क किसके द्वारा बनाया गया, अडानी ग्रुप के द्वारा, कहाँ बनाया, गुजरात के अंदर बनाया गया है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपने एक बार इतना ही करना है, बाकी इसकी मैं एक छोटी सी डिटेल वीडियो डाल दूंगा। अच्छा, अप्रैल के अंदर रिपोर्ट आई कि भारत पे के को फाउंडर का एंड फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर नाम है अशनीर ग्रोवर, बहुत फेमस नाम है इनका। भारत पे एक ऐप है, ठीक है। अब आपने बताना सर, इन्होंने लॉन्च किया नया ऐप जिसका नाम क्या है, जीरो पे। एक ऐप लॉन्च किया इन्होंने जिसका नाम क्या है, जीरो पे, और ये ऑफर करेगा मेडिकल लोन्स टू इट्स यूजर्स। वो इसके यूजर्स को मेडिकल लोन पे करेगा, है ना, मेडिकल लोन देगा। और जीरो पे पार्टनर्ड विद दिल्ली बेस्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, और जिसका नाम है मुक्त फिनवेस्ट। अब इस जीरो पे ने किसके साथ टाइप किया है, NBFC है, और जिसका नाम क्या है बेटा, जिसका नाम है मुक्त फिनवेस्ट, और इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है। और ये ऑफर क्या करेगा, इंस्टेंट होता है, हाथों हाथ, प्री अप्रूव्ड मेडिकल लोन्स ऑफ अप टू, ये कितने लाख रुपए तक का लोन मेडिकल पर्पज से, इलाज करवाने के पर्पज से देगा, आपने बताना 5 लाख तक का, ठीक है। और NBFC देखो, बैंक और NBFC में फ़र्क ये होता है, बैंक है ना डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट दोनों एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन NBFC है ना डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकती,
ठीक है ना, ये टर्म डिपॉजिट ले सकती है, तो ये याद रखना। जवाब इसका क्या आएगा बेटा, जवाब आएगा 5 लाख। आगे बढ़ते हैं। द फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, मैं शुरू में करवा के गया था कि फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो ने रिकमेंड किया है, इसका पहले नाम था बैंक बोर्ड ब्यूरो, 2022 में इसका नाम बदलकर फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो कर दिया। इन्होंने क्या किया, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसका बेटा, सिडबी और एनएचबी का अपॉइंट किया है। किसको अपॉइंट किया है वो आप बताओ जरा, ठीक है, किसको अपॉइंट किया है, तो आपने क्या नाम बताना है। एक का नाम है मनोज मित्तल, और एक का नाम क्या है बेटा, आपने बताना सर संजय शुक्ला, ठीक है, मनोज मित्तल और संजय शुक्ला, इसका जवाब लगाओगे। पता लग रहा है आप सभी को, ये क्वेश्चन मैंने आपको शुरू में कराया था, ठीक है ना। इसका जवाब क्या आएगा बेटा, इसका जवाब आएगा मनोज मित्तल और संजय शुक्ला, ठीक है। उम्मीद आप लोग ये कर पाओगे क्योंकि क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था ये। तो जवाब आएगा इसका क्या नंबर बेटा, 4 नंबर, मनोज मित्तल और संजय शुक्ला। हाँ जी, आगे बढ़ते इसके बाद में गौतम बुद्धा, ये 2-4 क्वेश्चन अपने स्टैटिक जीके से है या हिस्ट्री ज्योग्राफी या मिक्स है। गौतम बुद्धा ने प्रीच किया था धर्म चक्र परिवर्तन, यानी अगर आप बात करें, इन्होंने पहला उपदेश दिया था, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, और कहाँ दिया था तो आपने बताना सारनाथ, ठीक है। पहला उपदेश कहाँ दिया था तो आपने बताना सारनाथ में दिया था। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड दिल्ली सल्तनत पे कब से कब तक रहा था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का सबसे ताकतवर राजा था, और इसको अली गुरसस भी कहा जाता था, सेकंड अलेक्जेंडर कहा जाता है, सिकंदर सानी कहा जाता है। मार्केट कंट्रोल किया, आर्मी को परमानेंट किया, और इन्होंने 1296 के अंदर गद्दी पे बैठे, 1316 तक रहे, और इसका जवाब आएगा 1 नंबर। आपने बताना सर भारत की पहली ट्रेन कब चली और किस किस के बीच में चली। तो भारत की पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चली, 16 अप्रैल 1853 को चली। किस किस के बीच में, बॉम्बे से ठाणे के बीच में। 34 किलोमीटर का ट्रैक था, 34 किलोमीटर का ट्रैक था। 16 अप्रैल 1853 को चली थी, यानी कल के दिन। तो इसका जवाब क्या आएगा बेटा, 3 नंबर जवाब आएगा। अच्छा, विच ऑफ द दीज मुगल एम्पर डिड नॉट एवन टच एल्कोहल, इसमें से किस मुगल एम्पर ने कभी शराब को हाथ ही नहीं लगाया। तो आपको पता है एल्कोहल को बैन करने वाला कौन था, तो एल्कोहल को बैन करने वाला औरंगजेब था। म्यूजिक को बैन कर दिया, एल्कोहल को बैन कर दिया, सफ़ेद वस्त्र पहना करता था, इसीलिए इसको शाही दरवेश कहा जाता था। शाही दरवेश का मतलब, शाही होता है राजा और दरवेश होता है संत, यानी ये राजा के रूप में संत है। सफ़ेद कपड़े पहनेगा, शराब नहीं पिएगा, म्यूजिक नहीं चलने देगा। खुद वीणा अच्छी बजाता था लेकिन म्यूजिक नहीं चलने देगा, खुद डीजे बजा लेगा लेकिन म्यूजिक नहीं चलने देगा, ठीक है ना, क्योंकि म्यूजिक पे मर्जानी पौंदी पंगड़ा है ना, तो वो नहीं पाने देगा ये पंगड़ा। तो इसका जवाब आएगा बेटा शाही दरवेश, औरंगजेब को कहा जाता था, और इसने कभी भी अल्कोहल को, शराब को टच नहीं किया। अच्छा, हु अमंग द फॉलोइंग लीड द मूवमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। देखो पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और मेरे हिसाब से आप पहली बार इस क्वेश्चन को देख रहे हो। बंगाल का विभाजन हुआ 1905 के अंदर, ठीक है। बंगाल का विभाजन कब हुआ, 1905 के अंदर हुआ। किसने किया, लॉर्ड कर्जन ने किया, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल के विभाजन में जो आंदोलन हुआ, जिसको स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है, उसके खिलाफ आंदोलन कहा जाता है, तो आपने बताना सर ये बंगाल का विभाजन जो था, इसके खिलाफ आंदोलन जो था, उसको लीड किसने किया, उसको लीड किसने किया। तो आपने बताना सर उसको लीड करने वाले थे, बताओ जरा, सोचो किसने लीड किया था, अच्छे से सोचो। हाँ जी, बताओ बताओ बताओ, इसको लीड किसने किया। तो इसको लीड किया था सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने, ठीक है। आओ उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। हु कॉल्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एज अ न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी। किसने 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को नया चार्टर कहा था, दास्तां का नया एक पत्र कहा था कि ये गुलामी का नया प्रतीक है, और ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। और भारत का संविधान आपको पता है 70% इसी से लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो एक इसको न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी कहा था किसने, आपने बताना है जवाहरलाल नेहरू ने। हु फाउंडेड द मुक्त भारत समाज, ठीक है। अब आपने बताना सर मुक्त भारत समाज एक संस्था थी, इसकी स्थापना करी थी वीर सावरकर ने, ठीक है ना, विनायक दामोदर सावरकर ने, और इन्होंने ही अभिनय भारत सोसाइटी की स्थापना करी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर क्रॉसेज द इक्वेटर ट्वाइस। कौन सी नदी इक्वेटर को 2 बार काटती है, ठीक है ना। धरती को 2 भागों में एक बांटने वाली रेखा को इक्वेटर कहा जाता है, 2 भागों में बांट, इसको 2 बार काटने वाली नदी का नाम क्या है बेटा, कोंगो है, ठीक है, कोंगो। आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। द कंट्री विद द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एज्ड पॉपुलेशन इन साउथ एशिया। हाल ही में एक डेटा आया है, और डेटा में ये पूछा गया कि बताइए सबसे ज़्यादा मतलब उम्र दराज लोग साउथ एशिया के किस देश में रहते हैं, तो वो देश आपका श्रीलंका, ठीक है। 2024 का डेटा है कि साउथ एशिया का वो देश जहाँ पर सबसे ज़्यादा एज्ड पॉपुलेशन रहती है, उस देश का नाम है श्रीलंका। कंचनजंगा तीसरा हाईएस्ट माउंटेन है दुनिया के अंदर, किस देश की बॉर्डर पे है, तो आपने बताना इंडिया और
नेपाल की बॉर्डर पे है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आए भारत की हाईएस्ट पीक कंचनजंगा, वैसे तो K2 है, लेकिन K2 विवादित है। और अगर इंटायरली लोकेटेड, अगर क्वेश्चन आए ना इंडिया की हाईएस्ट पीक एंटायरली लोकेटेड इन इंडिया, फिर नंदा देवी बताना तुमने, क्योंकि नंदा देवी मतलब बाहरी बाउंड्री टच नहीं करती। कंचनजंगा जो है ना ये अपने सिक्किम में है, लेकिन नेपाल में बाउंड्री टच करती है, तो इसका जवाब आएगा कंचनजंगा। तीसरा दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन है, पहला माउंट एवरेस्ट, दूसरा K2 या गॉडविन ऑस्टिन, और तीसरा कौन सा है, कंचनजंगा। और किससे बाउंड्री शेयर करता है, इंडिया और नेपाल से बाउंड्री शेयर करता है। अब आपने बताना सर ग्राम पंचायत जो है इसका कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल के तहत किया जाना चाहिए, क्योंकि देखो ये तो सिर्फ एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है कि अगर स्टेट को अच्छा चलाना है उसको ग्राम पंचायत का जो है गठन करना चाहिए। तो ये कौन सा कहता है, आर्टिकल 40 कहता है बेटा, आर्टिकल 40 कहता है। अच्छा, इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी, ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी जो लोकतंत्र है भारत है। और पहली लोकसभा ने काम करना शुरू किया था 13 मई 1952, ठीक है। पहली लोकसभा ने काम करना शुरू किया था 13 मई 1952, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी लगी हो क्लास। अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, आपके वैल्यूबल कमेंट्स मेरे को हमेशा एनर्जी से भरपूर रखेंगे। और उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी। थैंक यू सो मच, आप सभी का दिन शुभ रहे, धन्यवाद।